बढ़ते रहे हम लोगों के पास टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइंस। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे चीजें आ रही हैं, क्योंकि टाइप्स जो हैं इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस होंगे और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे जस्ट एक रिसर्च डिजाइंस जिसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस हैं और फिर नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है। अब यहाँ पे अच्छा, स्टूडेंट्स कीप इन योर माइंड, यहाँ पे मैं कोरेट स्टडीज की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं जाके जो हमारे पास फर्दर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइंस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे रिसर्च, क्योंकि रिसर्च देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च डिजाइंस, ठीक है, बहुत डिटेल है उनकी। तो हम कुछ मेजर जो आपकी मेडिकल लैब एमएलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम उन ही जो रिसर्च डिजाइन है उनको ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज, फिर प्री एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज, और फिर नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में कोरिलेशनल स्टडीज आएंगी। तो ये कुछ जनरल टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइंस हैं। हम पहले बात करेंगे जाके ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज, या फिर उससे पहले भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करेंगे, और फिर जब हम जाके ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस की बात करेंगे, और फिर फर्दर कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइंस की बात करेंगे। या ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस है ना, तो हम इनकी एक जर्नल मतलब हायरार्की को भी समझ लेंगे कि प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज के बिहाफ पे और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की डिजाइंस के बिहाफ पे किस तरह से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस बनाए जाते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव शॉर्ट करके आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? One of the simplest experimental research design is one group or pre-test, post-test design. Example, one way to examine efficacy of drug. मिसाल के तौर पे यहाँ पे है मेयर पेशेंट चिल्ड्रन, यहाँ पे O1 है, एक पेशेंट है, ठीक है, और उसमें हम और एक O2 है, एक दूसरा पेशेंट है, दो पेशेंट हैं। अब हमने क्या करना है, एक ड्रग लेनी है और इन दो पेशेंट्स पे इस ड्रग का इफेक्ट ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब इस ड्रग का इफेक्ट दो पेशेंट पे ऑब्जर्व करेंगे, क्या दोनों पेशेंट में वो सिमिलर है या नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस में वन ग्रुप जो प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट डिजाइन होते हैं, उसमें ये होते हैं कि एक तो हमने ड्रग देने से पहले कि हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक O1 इंडिविजुअल है और एक O2, दो इंडिविजुअल हैं। हम क्या करें, इनके ब्लड में किसी भी एंजाइम का लेवल देख रहे हैं हम, तो हम क्या करें, उसको ड्रग देने से पहले उसके एंजाइम्स का लेवल चेक कर लें, और फिर ड्रग देने के बाद कुछ टाइम जो ड्रग का इफेक्टिव वर्क टाइम होता है, वो ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद फिर हम उस एंजाइम का लेवल चेक करें। अगर हमें कोई डिफरेंस नजर आता है तो दोनों पेशेंट्स में और सेम डिफरेंस नजर आता है, तो इट्स मीन दैट इज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, मैं शुभ बता देता हूँ आपको, रिजल्ट्स में significant improvement from O1 to O2, साइन O2 एंड O1 डिफरेंस। अब इनमें ये भी देखा जाएगा कि दोनों में सेम इम्प्रूवमेंट हुई है या दोनों में डिफरेंट इम्प्रूवमेंट हुई है। क्वेश्चंस में डिड एक्स द ड्रग काजेज द इम्प्रूवमेंट। तो ये क्वेश्चंस हम इस तरह से बनाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस में कि क्या अगर हम ये ड्रग एक पॉपुलेशन पे या एक सिंगल पार्टिसिपेंट्स पे जब हम लगा रहे हैं, तो इसको हम प्री टेस्ट, वन ग्रुप प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन भी कहते हैं, जो कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की एग्जांपल है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दिस इज वेरी सिंपल कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या करना है, जो आपने याद रखना है माइंड में, वो ये है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में आपके पास दो ग्रुप्स होंगे, और एक आपने क्या करना है कि प्री एक्सपेरिमेंट से पहले आपने किसी भी एंजाइम का लेवल देख रहे हैं, और फिर आपने ड्रग एडमिनिस्टर कर दी, और उसके बाद आप उस एंजाइम का लेवल देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ अ ड्रग आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उस पेशेंट पे क्या चेंजेस आई। सो दिस इज एक्चुअली अ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। सॉरी, आई थिंक जी वैसे कोई क्वेश्चन है आपका? सर जी, ये 1 2 सेम पेशेंट है या डिफरेंट है? सॉरी सर जी, आपने जो दो पेशेंट की एग्जांपल दी, ये सेम है या ये सेम पेशेंट है या दो डिफरेंट पेशेंट है? अच्छा, यहाँ पे देखो, अब अगर मैं बात करूँ ना, ये वन ग्रुप
प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन के बाद इसमें आप एक पेशेंट भी ले सकते हैं और एक से ज्यादा अगर पेशेंट लेंगे ना, वन ग्रुप से मुराद होती है कि ग्रुप ऑफ पेशेंट ना, अब ग्रुप में शायद वो एक पेशेंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ग्रुप है सपोज उसमें हम 5 पेशेंट्स इंक्लूड कर लेते हैं और पांचों पे सेम ड्रग का इफेक्ट देखते हैं। ये वाली जो स्टडी है इसमें अगर वन ग्रुप है तो वन ग्रुप में यहाँ पे O1 है और O2। अब ऐसे भी हो सकता है कि एक ही पेशेंट पार्टिसिपेंट है, आप इस तरह ही कंसिडर कर लें, आपको इस तरह समझ लें, आपके लिए आसानी होगी कि एक पेशेंट था और हमने क्या किया, उसको ड्रग से पहले उसकी बॉडी में प्री टेस्ट मींस टेस्ट से पहले, उसको ड्रग लगाने से पहले, ड्रग एडमिनिस्टर करने से पहले हमने एक एंजाइम का लेवल देख लिया और फिर उसमें ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद उसी पेशेंट में हमने ड्रग का इफेक्ट देख लिया। तो इसी तरह एक पेशेंट है तो आप एक से ज्यादा भी ले सकते हैं एक ग्रुप में, तो दैट्स नॉट इशू, ठीक है। ठीक है आफाक? ओके सर। गुड जी। अच्छा, अब क्या कंट्रोल ग्रुप की बात यहाँ पे करेंगे कि कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। कंट्रोल ग्रुप मींस ओरिजिन ऑफ यूजिंग कंट्रोल ग्रुप्स आर टेल फ्रॉम एंशिएंट इजिप्ट। तो शुरू में इजिप्ट जो मिस्र क्योंकि कंसीडर किया जाता है द वी कैन से द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ और वी कैन से द मेजर जिसे कहते हैं ना द हब ऑफ मेडिसिन इन पास्ट, हिस्टोरिकल हब ऑफ मेडिसिन भी कह सकते हो, क्योंकि पास्ट में या हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स वगैरह या मेडिकल रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे तो दैट वर अकरिंग इन इजिप्ट, ठीक है। तो इजिप्ट में क्योंकि सबसे पहले जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉन्सेप्ट आया वो भी इजिप्ट में आया और उन्होंने इसी तरह प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट रन किया और उन्होंने फाइंड किया कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, और इसी तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड भी रिसर्च सबसे पहले मिस्र में हुई है। तो इट्स मीन मुस्लिम्स वर लीडिंग द मेडिकल साइंसेज इन पास्ट बट राइट नाउ यू कैन सी द कंडीशंस। अच्छा, तो कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? कंट्रोल ग्रुप में हम लोग पास ज़्यादातर हेल्दी सब्जेक्ट्स होंगे जिन पे कोई भी किसी किस्म की भी इंटरवेंशन नहीं हमने मेड की होगी। कंट्रोल ग्रुप्स आर एक्चुअली हेल्दी रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। Further pre-test, post-test control group design. Suppose random assignment was used to control confounding variables. यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे R है हम लोगों के पास एक रैंडम ग्रुप, रैंडम असाइनमेंट है, ठीक है, और एक इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है यहाँ पे और एक कंट्रोल ग्रुप है। यहाँ पे एक असाइनमेंट है जिसको हम R कह रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे अप्लाई किया हमने और एक जो कंट्रोल ग्रुप है उस पर अप्लाई किया हम लोगों ने और उस पर फिर हमने एक इफेक्ट देखा कि मिसाल के तौर पे एक असाइनमेंट की जगह आप ड्रग ही ले लें तो ड्रग का इफेक्ट कंट्रोल पार्टिसिपेंट्स पे हेल्दी पे क्या होगा और डिजीज पे क्या होगा। ये जो पिछली स्लाइड थी उसमें उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे तो हमने क्या देखा था कि एक ड्रग से लगाने से पहले एक इंडिविजुअल है जो कि कंट्रोल ग्रुप में ही आ रहा है, तो अब देखा उसमें हमने वो हेल्दी है, उस पर हमने ड्रग नहीं लगाई और उसमें एंजाइम का लेवल क्या है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर एक इंडिविजुअल है, जब हमने उस पर ड्रग लगा दी हेल्दी इंडिविजुअल को, आपको पता है अगर आप हेल्दी हैं आपको कोई ड्रग जरूरत नहीं है तो आपको ड्रग लगा दी जाए तो उस ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट शो होंगे ना। बट इन दिस केस, इन सेकंड केस ओवर हियर, इस केस में हम क्या करें कि एक आर है, एक डिजीज इंडिविजुअल है या एक्सपेरिमेंटल पार्टिसिपेंट है, डिजीज इंडिविजुअल है, उस पर हमने क्या करना है कि उस ड्रग को लगाया और उसके इफेक्ट देखे और फिर एक कंट्रोल ग्रुप पे और फिर हमने एक हेल्दी ग्रुप पे जाके ड्रग के इफेक्ट्स देखे, ठीक है। तो दोनों में फिर हम डिफरेंस देखेंगे कि हेल्दी इंडिविजुअल पे ड्रग का क्या इम्पैक्ट था, ये नॉर्मल इंडिविजुअल पे, और फिर डिजीज्ड इंडिविजुअल पे ड्रग का क्या इफेक्ट था। और रिजल्ट्स फिर आ जाएंगे कि मींस O2 के केस में O2E के केस में जो था एक्सपेरिमेंटल के केस में ड्रग का इफेक्ट ज़्यादा था रादर देन हेल्दी पार्टिसिपेंट में। तो इसका मतलब है दिस ड्रग इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द डिजीज्ड पर्सन, ओके। और इसी तरह O2C was not affected in O1C, और इसी तरह यहाँ पे इस बेस पे भी आप बता सकते हैं कि O2C और O1C, O2C से मुराद ये वाला वेरिएबल और यहाँ पे O1C से मुराद ये है कि जो आपके पास कंट्रोल ग्रुप की लेबलिंग हमने की हुई है। कंक्लूजन कैसे हम ड्रॉ करेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड सैंपल ग्रुप्स, कि कंट्रोल ग्रुप हेल्दी सब्जेक्ट पे एक ड्रग का क्या इफेक्ट था और फिर डिजीज्ड सब्जेक्ट पे एक ड्रग का क्या इफेक्ट था। ऐसी ड्रग्स जिनका हेल्दी इंडिविजुअल पे मिनिमम इफेक्ट हो और जो डिजीज्ड इंडिविजुअल हैं उन पे मैक्सिमम इफेक्ट हो, तो दैट ड्रग्स आर कंसिडर्ड प्रॉमिसिंग व्हेन एंड यूजफुल फॉर अगेंस्ट डिजीजेस।
अच्छा, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज एंड पोटेंशियल इंटरनल वैलिडिटी। तो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में बात की। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूँ जो यहाँ पे रह गई हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और रिसर्च स्टडीज। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में भी बताया था कि प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज को कोहेरेंट स्टडीज हम कहते हैं। और कोहेरेंट स्टडीज से क्या मुराद होता है? कोहेरेंट स्टडीज से मुराद ये होता है कि हम लोगों के पास एडवांस में हमने रिसर्च करनी है कि अगर हम एक रिसर्च कंडक्ट करें और हमें पता चल जाए कि इस पॉपुलेशन में डिजीज्ड इंडिविजुअल मौजूद हैं, या एक पॉपुलेशन में हम एडवांस में रिसर्च कंडक्ट करते हैं जो कि एक प्रिलिमिनरी रिसर्च हो, सर्वे हो, कि हमें इस पॉपुलेशन में ऐसे बच्चे मिल रहे हैं जो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं, who are facing the nutritional deficiency disorder। अब हम प्री जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जिसको कोहेरेंट स्टडी कह रहे हैं उसके भी आप पे हमें पता चल जाता है कि वाकई मौजूद है। अब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट करेंगे उसी पॉपुलेशन में और उससे पे हमें पता चलेगा कि क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उन लोगों में जो न्यूट्रिशनल एबनॉर्मलिटीज हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इट्स मीन प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इज आल्सो नोन एज कोहेरेंट स्टडीज व्हिच आर डन टू असेस which are used to assess the existing prevalence of a particular concern or epidemiological concern। जी हसन, आपका सॉरी मोहम्मद अली, आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया, बताएं आप। सर जी मैं पूछ रहा था कि ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा सर? यार मैंने रिकॉर्डिंग लगाई तो है, लेट मी चेक। सर जी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो रिकॉर्ड कर दें क्योंकि बाद में भी सुनना पड़ जाता है सर जी इस वक्त तो। हाँ जी, नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, मैंने चेक की है। ठीक है ठीक है सर। सर जी शो नहीं हो रहा रिकॉर्डिंग का तो इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, मेरे पास शो हो रहा है, मैंने अभी चेक किया है, रिकॉर्डिंग हो रही है जी। अच्छा, थैंक यू अली। हम लोग बात कर रहे थे ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। मैंने ऑलरेडी बता दिया। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में हमने क्या करना है कि प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन भी कहते हैं हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में हमें फ़ायदा क्या होता है कि हम स्मॉल स्केल पे पार्टिसिपेंट्स को लेते हैं, 1-2 पार्टिसिपेंट्स लेके हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च परफॉर्म कर लेंगे और उस पर हमारा खर्चा कम आएगा लेकिन आउटकम्स बहुत वसी होंगी। फिर हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को फर्दर एक बड़े लेवल पे भी लॉन्च कर सकते हैं। अब ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में हमने एक पार्टिसिपेंट क्यों लिया, या स्मॉल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट क्यों लिया, ताकि हमें पता चल सके कि क्या आउटकम्स आ रही हैं और हमारे एक्सपेंसेस कम हों और उस स्टडी का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, फर्दर हमने जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कोहेरेंट स्टडीज़ की भी बात कर ली और कि ये प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है और इसका काम ये होता है कि पहले पता कर लेना कि क्या इस पॉपुलेशन में डिजीज़ एग्जिस्ट कर रही है। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर अपनी वहाँ पे प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट करेंगे। अब एक क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन इज एक्चुअली यूज्ड टू फाइंड cause and effect relationship between dependent and independent variable। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब हम कंडक्ट करते हैं तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पे एक डिजीज़ है, जैसे मैं कहता हूँ कि एक डिजीज़ को हम कोई ले लेते हैं, जैसे जी सपोज कौन सी डिजीज़ ले, कैंसर ले लेते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर ले लेते हैं। हम कहते हैं कि breast cancer is the major cause of breast cancer, the major associated cause with the breast cancer is like utilization of गुटखा, मिसाल के तौर पे ये जो, या हम तंबाकू वगैरह जो है, टोबैको मींस ब्रेस्ट कैंसर इज एसोसिएटेड विद द टोबैको। सपोज हम इस तरह की एक एग्जांपल कोट करते हैं। अब ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में क्या होगा कि हम इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप देखेंगे। हम देखेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टोबैको अपॉन ब्रेस्ट कैंसर में टोबैको को क्या रोल है। वी आर फाइंडिंग द actually tobacco is the cause of breast cancer, so we will assess what is the cause and effect relationship between tobacco and breast cancer। So such kind of experimental research designs will be quasi experimental research design। और कैसे हम कंडक्ट कर सकते हैं, आपने क्या करना है कि कुछ पेशेंट्स लेने हैं, ठीक है,
और कुछ पेशेंट्स लेने हैं और जो तंबाकू वगैरह या टोबैको बहुत लॉन्ग टर्म से टाइम से यूज़ कर रहे हो, तो आपने फॉलो अप को उनको ईयर्स में लेना है, 2 साल के लिए 3 साल के लिए एक ऐसा पर्सन जो कि टोबैको यूज़ करे और फिर आपने देखना है कि उसको क्या ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है कि नहीं। और इस तरह से हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं, स्पेशली कॉसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस में। फर्दर हम लोगों के पास है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस, तो उनकी भी बात करेंगे आगे जाके। ये हमने कुछ स्लाइड्स डिस्कस कर ली हैं, कंट्रोल ग्रुप की भी बात कर ली है। अच्छा, यहाँ पे फिर कुछ टर्म्स हैं और इसके बाद हम आगे जाके बात करेंगे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में फिर फर्दर सिलेक्शन की बात आती है। सब्जेक्ट इन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस में, तो आपको क्या चाहिए होगा कि जो कंट्रोल ग्रुप्स हैं और जो आपके रिसर्च ग्रुप्स हैं या जो पेशेंट के ग्रुप्स हैं, दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्ट, कि दोनों आपने सेपरेट बनाई हूँ। जी रावेद खान इज आस्किंग अ क्वेश्चन। जी रावेद, आपका अनम्यूट कर दिया गया, माइक बताएं हमें। सर, जो रिसर्च में जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं, क्या वो रिसर्च पे अफेक्ट करते हैं? मतलब अगर ज्यादा लोग हों तो वो रिसर्च रिलायबल हो और कम हो तो उसकी एक्यूरेसी इतनी ठीक ना हो, इस तरह होता है सर? बिल्कुल होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। और मैं आपको बताऊं कि अभी हम बात करेंगे सैंपल साइज कैलकुलेशन की ना, अभी आगे जाके अगला लेक्चर हमारा उसी पे है ना। तो यस सर। वहाँ पे मैं आपको एक तो सैंपल साइज कैलकुलेशन का तरीका आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ लिया वैसे? नहीं पढ़ा सर। अच्छा, कि किस तरह से अगर आप एक रिसर्च करना चाह रहे हैं लोगों पे, तो आपने कितने लोग रिसर्च में लेने हैं, क्या वजह होगी, किस तरह से लेने हैं, और कम क्यों नहीं ले सकते हैं, ज़्यादा क्यों ले सकते हैं, क्या सेट क्राइटेरियाज हैं जिसके भी आप वो पार्टिसिपेंट्स लेंगे। तो वो मैं जब बताऊंगा ना, तो वहाँ पे आपको मैं बता दूंगा कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेटर और लोअर पॉपुलेशन। वो हर स्टडी टू स्टडी वेरी करेगा कि अगर आप ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं कुछ स्टडीज़ में, तो वो इफेक्टिव होगा, बहुत अच्छा होगा। और कुछ स्टडीज़ में आप ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स लेंगे तो उन स्टडीज़ की जो इंटेग्रिटी है या वैलिडिटी है वो कम पड़ जाएगी, या उनकी जो हम कहते हैं ना ऑथेंटिसिटी, दैट विल बी कंप्रोमाइज्ड व्हाइल वी आर टेकिंग ग्रेटर पार्टिसिपेंट्स। उसकी क्या वजह हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? सही है सर, ठीक है, थैंक यू। सर, जिस तरह आपने अभी बताया कि अगर टोबैको से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है तो हम 2 या 3 साल मतलब जो फॉलो अप पे लेंगे। जी जी, तो वो एक बंदे से तो हमें पता नहीं चलेगा सर, अगर हम नंबर ऑफ पीपल लेंगे तो तब पता चलेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हमने नंबर ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल लेने हैं ना, तो कॉसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस में एक्चुअली हम नंबर ऑफ पीपल्स लेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे, एक से ज्यादा ग्रुप्स होंगे, जिसमें कंट्रोल ग्रुप भी होगा और हेल्दी ग्रुप भी होगा। कंट्रोल ग्रुप में भी हम लोगों के पास एक से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे और हेल्दी ग्रुप में भी एक से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे, ठीक है? यस सर, थैंक यू। ओके जी, अच्छा, थैंक यू जी। अब हम सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात की, तो हमने कहा कि सब्जेक्ट इन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे मुराद ये होती है कि आपने जो कंट्रोल ग्रुप्स लेने हैं और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स लेने हैं आपने, तो वो दोनों डिफरेंट हो। ऐसे ना हो कि एक पार्टिसिपेंट है जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में भी हो और उसी पार्टिसिपेंट को आपने कंट्रोल ग्रुप में भी डाला हो, तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है? मिसाल के तौर पे कि एक पार्टिसिपेंट है कि उसको आपने क्या किया, उसका सैंपल लिया और उसको एज अ कंट्रोल ग्रुप उसमें भी डाल दिया और फिर उसको एज अ पार्टिसिपेंट रिसर्च ग्रुप में भी डाल दिया, ऐसे नहीं होगा। बल्कि आप क्या करेंगे, कंट्रोल ग्रुप्स में आपके पास तमाम हेल्दी पेशेंट्स होने चाहिए और या नॉर्मल इंडिविजुअल्स हों, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें आपके पास डिजीज्ड या सस्पेक्टेड पेशेंट्स हों, जो जिनको डिजीज के चांसेस हों ज़्यादा से ज़्यादा, क्लिनिकली कंफर्म्ड केसेस हों, तो फिर उन केसेस को हम एक्सपेरिमेंटल केसेस कहेंगे। और नॉर्मल जो हेल्दी पॉपुलेशन के लोग हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं आपकी रिसर्च में, उनको हम कंट्रोल सब्जेक्ट्स कहेंगे। स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, अच्छा, statistical regression subjects selected based on extreme pre-test value discovered by Franz Galton in 1877। अच्छा, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन से क्या मुराद है? हम स्टैटिस्टिकल जब एनालिसिस, आगे हमने ये सारे टेस्ट पढ़ने हैं, रिग्रेशन भी कैलकुलेट करने में, अभी शुरू में इस वजह से ये टर्म यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि थोड़ी सी नव हो आपको, हो आप एडवांस में आप इनके कम से कम नाम सुने हो, आपको जब हम इनके फॉर्मूलाज ड्राइव करें और वो कैलकुलेट करें, तो आपको कम से कम थोड़ा सा आइडिया हो कि फ़ौरन से टर्म्स आपके पे इम्पोज ना की जाए, बल्कि आपको साथ साथ आइडिया हो।
तो स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन एनालिसिस भी हम करते हैं, या जिसको हम रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। अब रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है और उसका क्या फ़ायदा होता है, ये भी हम बात करते हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस इज एक्चुअली यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कि जो एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कैंसर इज काज्ड बाय टोबैको एंड अल्कोहल ड्रिंकिंग, कि टोबैको से भी होता है और अल्कोहल से भी होता है। अब हम ये दोनों क्या हैं, हम लोगों के पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब टोबैको से हम कहेंगे कि अगर कैंसर हो रहा है और साथ में अल्कोहल से भी हो रहा है, तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अब इन दो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में हमने रिलेशनशिप देखना है कि विच वन वेरिएबल इज काजिंग कैंसर एट ग्रेटर एक्सटेंट, अल्कोहल ज्यादा काज करे या टोबैको। डेफिनेटली अल्कोहल ज्यादा काज करेगा ना, तो हम स्टैटिस्टिकली इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इट्स मीन स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन सजेस्ट अस व्हाट इज द रिलेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में आपस के बीच में और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के आपस के बीच में जो रिलेशनशिप होगा कि कौन सा वेरिएबल ज्यादा इफेक्टिवली एक डिजीज काज करे, सो दैट इज एक्चुअली नोन एज स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन और रिग्रेशन एनालिसिस। तो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या करते हैं कि दो से ज्यादा जब वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो उनके बीच में रिलेशनशिप भी देखते हैं। क्यों? मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में स्टार्ट में ही बताया था कि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस में क्या करते हैं, इफेक्टिव रिसर्च डिज़ाइंस जो हैं वो कब होंगे। यहाँ पे अगर आप स्लाइड एक देखना चाहें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव रिसर्च डिज़ाइंस में हमने क्या कहा था कि सारे वेरिएबल्स लेने हैं। उसमें कौन कौन से जी, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स भी और डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी। जब सारे वेरिएबल्स हम ले लेंगे एक रिसर्च के लिए, तो एट दैट टाइम वी नीड टू assess the relationship within the variables as well. I think Ravid Khan is again asking question. जी रवेद, आप बताएं अगर दोबारा आपका क्वेश्चन है तो। सर मेरे पास फ्रेश स्लाइड शो नहीं हो रही सर, प्लीज आफाक को शेयर कर दे, वो ग्रुप में शेयर कर दे, फिर वहां से हम देख सकेंगे आसानी से सर। तो क्या चीज आपको शो नहीं हो रही? सॉरी, फ्रेश स्लाइड मुझे शो नहीं हो रही सर। अच्छा यार, मैं फ्रेश स्लाइड्स यहाँ से बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, व्हाट्सएप पे शेयर करनी है। यस सर, फिर वहां से हम देख सकते हैं ना, यहाँ नेटवर्क का इशू होता है तो। यार अब वो तो मैं मेरे ख्याल से क्लास के बाद भेजूँ। ये चलो मैं अभी जुगाड़ लगाता हूँ, आप लोगों को भेज देता हूँ जो जो पढ़ रहे हैं। अच्छा अब देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मुझे फिर 1 सेकंड की ब्रेक दें ताकि मैं आफाक को भेजनी है। किधर गया जी, 1 सेकंड जस्ट। अच्छा मैंने आफाक को भिजवा दी है जी ये वाली स्लाइड। अब देखिए, थैंक यू सर। हम लोग बात करें एक्सपेरिमेंटल स्टडीज एंड पोटेंशियल इंटरनल वैलिडिटी में सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात की, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन की बात कर ली हमने। अब हम एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी की बात करते हैं। डिफरेंशियल ड्रॉप आउट ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स ड्यूरिंग द स्टडी। एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी, या शायद तो आपने मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स पढ़े हैं ना, उनमें और इस एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी में फ़र्क है। इससे मुराद ये है ना एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी में कि मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, एक रिसर्च स्टार्ट की है 2020 में और 2020 से लेकर वो 2023 तक रिसर्च है आपकी। अब 2020 से 23 तक 3 साल जो आप रिसर्च कंडक्ट करें उसमें आपने 10 पार्टिसिपेंट्स लिए, 5 कंट्रोल ग्रुप में और 5 आपने लिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। अब कंट्रोल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स में से या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स में से किसी एक की डेथ हो जाती है सपोज, क्योंकि 2023 तक आपकी रिसर्च है और 2022 में या 21 में ही किसी की रिसर्च हो जाती डेथ हो जाती है, तो उस केस में हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी कहेंगे। मींस डिफरेंशियल ड्रॉपिंग आउट ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स ड्यूरिंग द स्टडी, तो उसको हम एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी कहते हैं। या एक और वजह कि मिसाल के तौर पे एक पार्टिसिपेंट है, उसको आपने लिया अपनी रिसर्च में जो आपकी 2020 से लेकर 2023 तक रिसर्च है, एंड ड्यूरिंग द रिसर्च 2020 में तो वो रिसर्च के लिए एग्री था पार्टिसिपेंट, और जाके 2021-22 में वो कहते हैं कि आई एम नॉट विलिंग टू टेक पार्टिसिपेट इन द स्टडी। आपको वो भी स्टडी में फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करता, तो आप उसको भी फिर अपनी स्टडी से निकाल देंगे। तो दैट इज आल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी, ठीक है, और ड्रॉपिंग आउट।
Experimental design mostly used in natural and physical sciences, generally higher internal validity, lower external validity. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन ज़्यादातर जो नेचुरल साइंसेज हैं और फिजिकल साइंसेज हैं उनमें हम क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, और फिर इसके अलावा इसकी इंटरनल वैलिडिटी बहुत प्रॉमिसिंग होती है, क्योंकि इसमें हमने आप सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को कंसीडर किया होता है। इस वजह से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस की जो इंटरनल वैलिडिटी है वो ज़्यादा होती है, लेकिन एक्सटर्नल वैलिडिटी बहुत कम होती है। उसकी वजह ये है कि आउटकम्स जो होती हैं दे आर स्पेसिफिक आउटकम बेस्ड ऑन अ सिंगल लैब, क्योंकि इसमें पूरी जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन को नहीं लिया जाता। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कुछ थोड़े से पार्टिसिपेंट्स को लिया जाता है, इस वजह से इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, बट इट्स इंटरनल वैलिडिटी इज सो मच इफेक्टिव और प्रॉमिसिंग। फर्दर है कोरिलेशनल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस। Correlational experimental research designs are those designs of choice in which social sciences, since the phenomena under study is usually not reproducible in a laboratory setting, researcher has no control over study independent and dependent variables and the numerous potential confounding variables. Often the researcher committee measures all the study variables. Suppose then examines the following steps of relationship correlation among variables or differences among different groups, or further inability to control for effects of confounding variables makes casual inferences regarding relationship among variables more difficult and thus generally higher external validity, lower internal validity. अच्छा, मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो हम लोग पास कोरिलेशनल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस होते हैं, पहली बात तो ये है कि कोरिलेशनल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस हैं ये ज़्यादातर सोशल साइंसेज में यूज़ किए जाते हैं। हमारी जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी MLT है, इसमें हमारे पास जो ज़्यादातर रिसर्च डिज़ाइंस फॉलो किए जाएंगे वो कौन से हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस होंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइंस होंगे, और इसके अलावा हम लोगों के पास कोहेरेंट रिसर्च डिज़ाइंस होंगे, ठीक है, और वन शॉट केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइंस होंगे, केस सीरीज होंगे, केस सीरीज रिसर्च डिज़ाइंस होंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस होंगे और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस होंगे, विच आर यूजुअली अडॉप्टेड इन मेडिकल लैब और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो डिसिप्लिन है हमारा। तो इसमें हम ये वाले जो रिसर्च डिज़ाइंस मैंने बताए हम अप्लाई करते हैं। तो correlational research designs are actually adopted in social sciences and we are not much concerned with them. Just आपको पता होना चाहिए कि there are some correlational research designs which are adopted in social sciences, और social sciences में हम क्या करते हैं कि हमारा independent variables पे और dependent variables पे कोई control नहीं होता। कैसे? मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। आपके पास लैब के इक्विपमेंट्स हैं, सपोज यू आर परचेजिंग लैब इक्विपमेंट्स, स्पेशली जो कोविड-19 की लैब किट्स की बात करते हैं। यू आर परचेजिंग लैब किट्स इन टाइम्स ऑफ कोविड-19, ठीक है, आप लैब किट्स कोविड-19 के टाइम परचेज करेंगे और उससे आपकी लैब की एफिशिएंसी बढ़, जितने ज़्यादा आप कोविड-19 के टेस्ट परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा आप एक पॉपुलेशन में देख सकेंगे कि इस पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस क्या है। जितने टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे डिजीज्ड इंडिविजुअल कितने और नॉर्मल या हेल्दी कितने हैं। तो अगर आपकी लैब किट परचेज कर रही है, जितनी किट्स क्या हैं अब हमारे पास लैब की किट्स, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं आपके पास? जो लैब की कैपेसिटी है, लैब की कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? किट्स पे डिपेंड कर रही है। अब जितनी ज़्यादा आप किट्स परचेज करेंगे उतनी ज़्यादा आप अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा सकेंगे। जब आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ने से आपकी उस पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव होगा या हेल्थ स्टेटस मेजर कर सकेंगे। अब उसका कोरिलेशनल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में हमने कह रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जैसे लैब की कैपेसिटी क्या है हम लोगों के पास, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और कोविड-19 की PCR किट्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब इनके बीच में हम कहते हैं कि कोरिलेशनल रिसर्च में कोई खास किस्म का कंट्रोल नहीं होता हमारे पास। क्यों? कैसे
हो सकता है कि आपको कुछ टाइम पे पीसीआर की किट्स इनफ अमाउंट में मिल रही हों और कुछ टाइम पे जब कोविड-19 का क्राइसिस होगा तो इस क्राइसिस के टाइम पे आपको लैब की किट्स बड़ी मुश्किल से मिलेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव नो कंट्रोल इन सम टाइम, एट सम टाइम वी विल बी हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ लैब किट्स अवेलेबल फॉर अस। और वैक्सीन्स की भी बात इसी सिनेरियो में आप करके एग्जांपल कोट कर सकते हैं। तो इन different time interval we will be having different availability statistics of laboratory kits based to enhance the capacity of a lab, ठीक है। तो इसी तरह हमारा कोई कंट्रोल नहीं है किट्स की अवेलेबिलिटी पे, तो दैट्स व्हाई सच रिसर्चेस आर कंसीडर्ड एज कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइंस, और इनमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। और कोरिलेशन अमंग वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशंस हम देख सकते हैं कि अगर किट्स हमें ज़्यादा मिल जाएं तो हमारी लैब की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सो देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन noted in case of kits availability regarding improved lab capacity। इस तरह से कोरिलेशनल रिसर्चेस को हम यूज करते हैं, ठीक है। इन मेडिकल सब्जेक्ट ज़्यादातर ये सोशल साइंसेज में ही कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन यूज किए जाते हैं। फर्दर both variables are effects of common cause in correlational studies, spurious correlation like air pollution and life expectancy, ठीक है। अगर एयर पोल्यूशन है तो उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो हम कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी। फर्दर हीयरिंग प्रॉब्लम एंड ब्लड प्रेशर, आपको पता है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो लोगों का जो हीयरिंग की कैपेसिटी है दैट विल बी लॉस्ट। फर्दर कंट्रीज एनुअल आइसक्रीम सेल्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉस्पिटल एडमिशंस फॉर हीट स्ट्रोक, कि आप देखें कि हीट स्ट्रोक के केसेस जितने ज़्यादा बढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा लोग आइसक्रीम यूज़ कर रहे होंगे, देयर विल बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। फर्दर बोथ वेरिएबल्स अल्टरनेटिव इंडिकेटर्स ऑफ सेम कॉन्सेप्ट, चर्च अटेंडेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेइंग रिलीजियसिटी, ये सोशल साइंसेस की एक एग्जांपल है। सो दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू बट आप अगर समझना चाहें तो मिसाल के तौर पे हम देखें कि चर्च अटेंडेंट या मस्जिद की बात करते हैं हम, मस्जिद में कितने ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं इबादत के लिए, ठीक है। और चर्च अटेंडेंट जो इमाम है मस्जिद में वो भी मौजूद हैं कि नहीं, एक इमाम है तो कितने नमाजी हैं, क्या रेशो है, ठीक है। बोथ पार्ट्स ऑफ कॉमन सिस्टम और कॉम्प्लेक्स टेंड टू कम एज, वैसे मैं ये कोशिश करता हूँ ये रिमूव कर दूंगा मैं एग्जाम्पल स्लाइड से क्योंकि ये सोशल साइंसेज रिलेटेड है, आपके काम की नहीं है, ठीक है। तो रवीद खान आफाक आपको समझ आ रही है, आप बता दें हमें, आपका माइक ऑन है। सर जी स्लाइड सर शो नहीं हो रहा जो आप पढ़ा रहे हैं अभी। सॉरी सर जी आप जो स्लाइड पढ़ा रहे हैं ना ये हमें शो नहीं होता, आप जो एग्जांपल बता रहे हैं ना ये शो नहीं हो रहा बाकी ठीक। वैसे मैं स्लाइड में ये कुछ जो 2-3 एग्जांपल्स हैं ये सोशल साइंसेज की, वो मैं रिमूव कर दूंगा, मेडिकल साइंसेज की एग्जांपल में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं अभी कर देता हूँ, चलें यहाँ पे ये मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। आपको क्यों शो नहीं हो रही स्लाइड्स तो शो होनी चाहिए स्टूडेंट्स आपको। अच्छा जी हो रही है अच्छा, कुछ को हो रही है और कुछ को नहीं हो रही। ये कुछ एग्जांपल जो सोशल साइंसेज के वो मैं रिमूव कर दूंगा स्लाइड्स में से इसके बाद, और कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिए व्हाट्सएप पे पीसीआर, आप वो देख सकते हैं। अच्छा, कोरिलेशनल स्टडीज वैलिडिटी, कोरिलेशनल कोरिलेशन रूल है हमारे पास, ठीक है। कोरिलेशन रूल क्या होता है कि एक्स एंड वाई मस्ट बी कोरिलेटेड, कि बोथ वेरिएबल्स, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि अगर हीट स्ट्रोक की वैल्यू देख रहे हैं या सॉरी एयर पोल्यूशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो दोनों वेरिएबल्स वैलिड होनी चाहिए और दे शुड बी लिंक्ड नेसेसरली बट नॉट सफिशिएंट कंडीशंस पे वेरी नहीं करता कि किस एनवायरनमेंट में आप जाके देख रहे हैं एयर पोल्यूशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना चेंज कर रही है। ओवरऑल एयर पोल्यूशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होगा और उसके लिए कोरिलेशन रूल इसको कहते हैं कि जब दो वेरिएबल्स के बीच में हम कोई रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। फर्दर टेम्पोरल प्रीसीडेंस रूल है, इफ x इज द काज y शुड नॉट अकर अंटिल आफ्टर x। अगर मिसाल के तौर पे एयर पोल्यूशन इज द काज ऑफ डिजीज, सॉरी काज ऑफ एयर पोल्यूशन की वजह से जो डिजीजेज हो रही हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल कोट की थी, दोबारा बता देता हूँ कि एयर पोल्यूशन की वजह से हम लोग कह रहे हैं कि ज़्यादातर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। तो
जो हम लोग का टेम्पोरल प्रीसिडेंस रूल है, ये कहता है कि अगर हम एयर पोल्यूशन को रिमूव कर दें तो इसका मतलब है अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव होनी चाहिए। दिस इज अकॉर्डिंग टू द टेम्पोरल प्रीसिडेंस रूल्स। इंटरनल वैलिडिटी रूल क्या कहता है कि अल्टरनेटिव plausible explanation of y and xy relationship should be ruled out, eliminate other possible causes। तो इंटरनल वैलिडिटी रूल कहते हैं कि अगर आप कोरिलेशनल स्टडीज कंडक्ट कर रहे हैं तो कोरिलेशनल स्टडीज में आप मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स ही लें और उनके बीच में ही रिलेशनशिप फाइंड करें। बट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस में हम क्या कर रहे थे, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स लेंगे, उसमें डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कंफाउंडिंग, कैटेगोरिकल तमाम वेरिएबल्स आ जाएंगे। बट कोरिलेशनल स्टडीज में इंटरनल वैलिडिटी रूल ये कहता है कि आपने सिर्फ 2 वेरिएबल्स लेने हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। लाइक air pollution causes decreased life expectancy, so it means only 2 variables are considered at a time in correlational research designs। we will unable to consider कि जी एयर पोल्यूशन की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कैलकुलेट करें, डेथ भी देखें और साथ में चाइल्ड बर्थ रेट भी देखें और बाकी न्यूट्रिशनल स्टेटस बाकी मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स भी देखें, तो दैट विल नॉट बी वैलिड इन केस ऑफ कोरिलेशनल स्टडीज। In practice, this means exercising cautions by identifying potential confounding variables and controlling for their effects। तो कोरिलेशनल स्टडीज में हमने क्या करना है, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर लेना है ताकि हम लोग उनके इफेक्ट्स हमारी रिसर्च में कोई भी रिजल्ट्स में इम्पैक्ट ना कर सके, रिजल्ट्स पे असरअंदाज ना हो सके। अच्छा, फर्दर है हम लोग पास डेटा एनालिसिस। अब यहाँ तक हमने रिसर्च डिजाइंस की बात कर ली है, तो मैं जिस समरी बताऊंगा व्हाट आर द रिसर्च डिजाइंस यूजुअली अडॉप्टेड इन द एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च। तो मेजर रिसर्च डिजाइंस में हमने कहा कि वैसे तो बहुत सारे जो मेडिकल लैब में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया आप लोगों के पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस हैं, कोहेरेंट स्टडीज़ हैं, और फिर इसके अलावा वन शॉट केस स्टडीज़ हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस हैं। तो देयर आर वैरायटी ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, but specifically what kind of important research designs we discussed in today's lecture, those research designs include experimental research designs and non-experimental research designs. Experimental research designs were further classified into pre-experimental research designs, quasi-experimental research designs, and the third category was also there. I just forget, let me see and to show you. Third भी हमने बात की थी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस में, और वो थे हम लोगों के पास जस्ट होल्ड ऑन, यस, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जी। दिस वाज द थर्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन विच वी डिस्कस्ड। अच्छा, फर्दर है हम लोगों के पास डेटा एनालिसिस की अप्रोचेस। तो आपकी कोर्स आउटलाइन का ये भी पार्ट है कि व्हाट इज़ द डेटा एनालिसिस, तो ये भी हमने डिस्कस करना है। तो डेटा एनालिसिस को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि डेटा एनालिसिस के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस हमारे पास होती है, किस तरह से डेटा एनालिसिस करेंगे। तो डेटा एनालिसिस में पहले तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा की, या डेटा क्या होता है। तो ये मैंने वैसे अगले लेक्चर में, जो हमारा 5th लेक्चर है, उसमें डिटेल में इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ मैं जनरल सुपरफिशियल बताऊंगा, अगले लेक्चर में हम इसको डिटेल में जाके देख रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस में हम पहले ये देखते हैं कि डेटा क्या है। डेटा आर एक्चुअली न्यूमेरिकल फिगर्स और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड डेटा। रिसर्च में न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को, या एपिडेमियोलॉजी में, या बायोस्टैटिस्टिक में, स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। बायोस्टैटिस्टिक में डेटा किसे कहेंगे, द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट्स और हेल्दी रिसर्च पार्टिसिपेंट्स आर कॉल्ड डेटा। वो इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो कि किसी पेशेंट की हो या कंट्रोल ग्रुप पार्टिसिपेंट्स की हो, उनको हम डेटा कहते हैं, उन इंफॉर्मेशन को। टाइप्स ऑफ डेटा, तो 2 तरह से डेटा होता है, प्राइमरी डेटा होता है और सेकेंडरी डेटा होता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी डेटा क्या है और सेकेंडरी डेटा क्या है। प्राइमरी डेटा में हम यूजुअली फर्स्ट हैंड द डेटा कलेक्टेड ऑन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, वेयर द डेटा कलेक्टेड ऑन सेकंड हैंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। आगे हम इसकी डिटेल जाके नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो डेटा एनालिसिस की अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, किस तरह से हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें SPSS को हम यूज़ करते हैं, R डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है,
रिव्यू मैनेजर है, SAS है और MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। तो आजकल के दौर में जो ऑथेंटिक, वैसे तो हज़ारों डेटा एनालिसिस के टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्डाइज या ऑथेंटिक या एक्सेप्टेबल या वैलिड कंसिडर किया जाता है दैट इज़ SPSS और R डेटा एनालिसिस एंड MS एक्सेल रिव्यू मैनेजर फॉर द रिव्यू आर्टिकल्स। तो ये मैंने कुछ